हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। यहाँ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यू टेट उत्तराखंड के लिए, सी टेट 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन यानी कि आकलन और मूल्यांकन दोनों ही जो टॉपिक हैं काफ़ी पूछे जाते हैं सीडीपी में, चाहे आप पेपर 1 की बात करें या फिर पेपर 2 की बात करें। सभी टीचिंग एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कमेंट ज़रूर करना वीडियो देखने के बाद कि समझ में आया है नहीं आया। उसके साथ ही साथ आगे बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन सीरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना शिक्षा फॉर नौकरी को, और वेबसाइट पर जाकर आपको ये सारे नोट्स में हिंदी इंग्लिश के जो भी नोट्स हैं, जो भी टॉपिक में आपको समझा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी www.shikshafornaukri.com पर। तो समझते हैं पहले कि इवैल्यूएशन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मूल्यांकन। ठीक है भाई, सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है, आकलन क्या होता है, मूल्यांकन के प्रकार क्या होते हैं और मूल्यांकन किस लिए किया जाता है, यानी कि क्या ज़रूरत पड़ती है। तो मूल्यांकन को समझते हैं। देखिए, मूल्यांकन एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्टीन्यूसली चेंज, जो परिवर्तन होता है लर्निंग प्रोसेस में, उसको मापने का काम करती है। बात समझ में आई? जो अधिगम होता है, अधिगम का मतलब क्या है, जो भी बच्चा लर्निंग कर रहा है, जो सीख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। तो जो बच्चा सीख रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको पूरा कैलकुलेट करने के लिए कि बच्चे ने कितना लर्न कर लिया है। लर्न करने से यहाँ पर मतलब याद करने से नहीं है, सीखने से है। यहाँ हम सीखने पर जोर दे रहे हैं। जो चीज़ भी क्लास में पढ़ाई जा रही है शिक्षक के द्वारा, उसमें बच्चे ने कितना सीख लिया है, उसमें क्या क्या कमियां बच्चे को आ रही हैं और क्या क्या चैलेंजेस बच्चा फेस कर रहा है उस चीज़ को सीखने में, ये सारी चीज़ों का जो लेखा जोखा होता है वो मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। बात क्लियर हो गई? इंग्लिश में यहाँ पर काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो इन चीज़ों का सार है। ठीक है, क्या है एजुकेशन या इवैल्यूएशन? चेंजिंग प्रोसेस है जो कॉन्टीन्यूसली इवैल्यूएटेड होता है। जो हमारे पास शिक्षा है, जब तक हम शिक्षा को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, यानी कि उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे शिक्षा का, कि हमने कितनी शिक्षा को ग्रहण कर लिया है या क्या क्या हमें कठिनाइयाँ आ रही हैं शिक्षा को ग्रहण करते हुए, तो वो सारा रिकॉर्ड्स मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। बात क्लियर हो गई? अब देखते हैं कि भाई निरंतर मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि मूल्यांकन जो है एक तरीके से शिक्षा का ही एक तत्व माना जाता है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। देखो, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के विधियों पर बढ़ने से पहले हम एक चीज़ पर और गौर करेंगे, आकलन। ठीक है, आकलन क्या होता है, यानी कि असेसमेंट किसे कहते हैं। देखो, दो टर्म हो गई यहाँ पे, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि एक हो गई इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, दूसरी हो गई हमारे पास असेसमेंट यानी कि आकलन। तो देखो, असेसमेंट और मूल्यांकन में क्या फ़र्क है। जो मूल्यांकन होता है वो स्टूडेंट की नॉलेज को या स्टूडेंट की एजुकेशन को जज करने के लिए किया जाता है कि कितना बच्चे ने सीख लिया है, तो उसको जस्टिफिकेशन यानी कि उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा मूल्यांकन होता है। आकलन हमारे पास क्या होता है? आकलन में हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे की नॉलेज को जज नहीं करते हैं, बच्चे की कंप्लीट एजुकेशन पर हम देखते हैं कि कितना बच्चे ने सीख लिया है। बस इस चीज़ को यानी कि ऑब्जर्व करते हैं हम, बच्चे की एजुकेशन लर्निंग को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? आकलन। और ऑब्जर्व क्या हो रहा है? ऑब्जर्व सिंपल सी बात है, लर्निंग को ही ऑब्जर्व करेंगे। अब लर्निंग अलग अलग तरीके से हो सकती है भाई, एजुकेशनल टर्म्स में भी हो सकती है, एक्टिविटी टर्म्स में भी हो सकती है, या फिर कुछ क्रिएटिव टर्म में भी हो सकती है। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन जो होता है वो आकलन के थ्रू होता है। आकलन बेसिकली एक टर्म से रिप्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और मूल्यांकन क्या है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब संख्यात्मक रूप में जब हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं तो वो मूल्यांकन कहलाता है। क्वालिटेटिव टर्म में यानी कि हम क्वालिटी देख रहे हैं कि कितने अच्छे लेवल पर बच्चा सीख रहा है, तो वो हमारा आकलन कहलाता है। आई होप आपको बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा मूल्यांकन और आकलन में। दोनों टर्म्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। कहने का मतलब यह है कि आकलन में भी आप क्या कर रहे हो, बच्चे की नॉलेज और या फिर लर्निंग जो अधिगम है उसको मॉनिटर कर रहे हो। ठीक है, और इवैल्यूएशन में भी, अब इवैल्यूएशन में क्या कर रहे हो आप? क्वालिटेटिव टर्म में ना करते हुए क्वांटिटेटिव टर्म में कर रहे हो कि एक बच्चे की जो लर्निंग है वो किसी दूसरे बच्चे के साथ में कंपेयर करके उसके तुलनात्मक विवेचना जब करते हो,
असेसमेंट में क्या होता है कि आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हो कि क्या क्या कठिनाइयों का वो सामना कर रहा है, ये क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहा है, केवल आपको ऑब्जर्व करना है अबाउट लर्निंग पैरामीटर्स। अभी तो आप कहोगे सर ऑब्जर्व करने से क्या होगा, भाई ऑब्जर्व करने से ही बच्चे में चेंजेस ला सकते हैं हम, कि बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हुई बात, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। देखो दो प्रकार के इवैल्यूएशन होते हैं, मूल्यांकन होते हैं, ठीक है भाई, दो प्रकार का मूल्यांकन होता है। पहला क्या होता है, नॉन रिफॉर्म्ड इवैल्यूएशन। दूसरा प्रकार क्या होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। हिंदी में भी देख लो, मूल्यांकन की पद्धतियां यानी कि मेथड ऑफ मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन होता है और दूसरा मानदंड संदर्भित मूल्यांकन होता है। मानक संदर्भित मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, नॉन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। दोनों को समझा देता हूँ। ये एक मूल्यांकन के प्रकार हैं। पहला प्रकार हो गया नॉन रेफरेंस मूल्यांकन। इस मूल्यांकन में हम जो बच्चे की परफॉर्मेंस है, जो प्रगति है, जो प्रोग्रेस चार्ट है, उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, हम उसको कंपेयर करते हैं एक एवरेज स्टूडेंट के साथ में। बात क्लियर हुई। नॉन रिफॉर्म्स टेस्ट में भाई क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सपोज ए बच्चे का हमें मूल्यांकन करना है, किस मेथड से, नॉन रिफॉर्म मेथड से मूल्यांकन करना है। तो इसका मूल्यांकन करने के लिए यानी कि इसकी प्रगति, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बच्चा हमने ले लिया बी, एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, एक एवरेज बच्चा ले लिया बी। अब इससे नापेंगे कि ये बच्चा कितना सीख चुका है या कितना नहीं सीखा। तो हमने क्या किया, इस बच्चे को कंपेयर किया दूसरे बच्चे के साथ में इसकी प्रोग्रेस देखने के लिए। तो ये होता है नॉन रिफॉर्म्ड इवैल्यूएशन, इस तरीके का जो इवैल्यूएशन होता है। सेकंड आता है हमारे पास क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। अब इसमें क्या होता है भाई, देखो इसमें एक परीक्षण जो होता है बच्चे का, यानी कि जो प्रोग्रेस होती है बच्चे की, जो प्रोग्रेस चार्ट का हम परीक्षण करते हैं, कितनी लर्निंग बच्चे ने कर ली है, उसके लिए हम एक पूर्व निर्धारित अधिगम मानक ले लेते हैं, एक स्टैंडर्ड पैरामीटर बना लेते हैं। ठीक है, कि हम सोच लेते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड पैरामीटर है कि बच्चे का एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी में बच्चे के पास कम से कम बी ग्रेड होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड टीचर सेट कर लेते हैं ना, कि रिटर्न में इसके पास इतने मार्क्स होने चाहिए, कि भाई रिटर्न में बच्चा कम से कम 6 मार्क्स लेके आए आउट ऑफ 10। तो एक स्टैंडर्ड अलग अलग पैरामीटर सेट कर लेते हैं। इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम जब बच्चे की परफॉर्मेंस को जज करते हैं व्यापक रूप से, तो इसको हम बोलते हैं मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, यानी कि क्राइटेरिया रेफरेंस। क्राइटेरिया का मतलब ही यही होता है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया हमने, ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड से सारे बच्चों का मूल्यांकन होगा कि इससे ऊपर कितने बच्चे हैं और इससे नीचे कितने बच्चे हैं, या इस चीज़ को हम इस तरीके से भाई एक मानक बनाएंगे ना। हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए हमें एक मानक की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्री डिटरमाइंड लर्निंग स्टैंडर्ड्स का एक मानक बनाया। ओके, नॉन रेफरेंस्ड में भी हमने एक मानक बनाया, लेकिन हमने उसको वहाँ पर मानक क्या लिया, उसी क्लास के एक बच्चे को लिया हमने। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे टीचर के कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं, उसके हिसाब से वो मूल्यांकन करेगा बच्चे का। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो दो प्रकार के मूल्यांकन, मानक संदर्भित, दूसरा मानदंड संदर्भित। मानक में क्या होता है कि यहाँ हम बच्चे के साथ में एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, फिर उसकी कंपैरिजन दूसरे बच्चे के साथ की जाती है। दूसरे मानदंड में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग मूल्यांकन बच्चे का किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नीड्स ऑफ इवैल्यूएशन। नीड्स मतलब क्या ज़रूरत पड़ गई मूल्यांकन की, भाई हमारे शिक्षण पद्धति में, क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता था। भाई चल तो सकता है, क्यों नहीं चल सकता, बिल्कुल चल सकता है, लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं होगा, प्रभावशाली अधिगम प्रोसेस पूरी नहीं होगी। आपको अपनी लर्निंग प्रोसेस को बढ़िया करना है, इफ़ेक्टिव बनाना है, तब हमें क्या करना होगा, आकलन करना होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आकलन और मूल्यांकन का बहुत ही महत्व होता है। जब तक आप अपने बारे में नहीं जान पाएंगे, या आपके पास कुछ चार्ट्स नहीं होंगे या रिकॉर्ड्स नहीं होंगे कि भाई मैं कितना कर सकता हूँ। अब एज ए एग्ज़ाम जैसे यू टेट की अगर हम बात करें, तो यू टेट में जब मैं आपको MCQs कराता हूँ, ठीक है, तो आप अपने आप को यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि भाई मेरे 10 में से 7 क्वेश्चन सही हुए, कोई स्टूडेंट कहता है मेरे 8 क्वेश्चन सही हुए। तो इससे आपको पता चलता है कि मेरी प्रोग्रेस कितनी चल रही है, मुझे अभी और कितना स्टडी करना है। तो ये सब क्या है, आकलन के ही तरीके। आगे बताऊंगा कि आप ये कौन से प्रकार का आकलन होता है, ठीक है। तो यहाँ बात की जा रही थी क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है आकलन करने की। तो देखो, आकलन करने की या मूल्यांकन करने की हमें इसलिए आवश्यकता पड़ती है जिससे कि हम जो भी स्कूल में लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको लर्नर सेंटर्ड बना सके। लर्नर सेंटर मतलब बाल केंद्रित,
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए, यानी कि हमने हमारा मेन फोकस क्या है भाई, चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब हमें बच्चे को केंद्र में रखकर दी जाने वाली शिक्षा, कि हमें बच्चे के रिस्पेक्ट में काम करना है, हमें टीचर की सुविधा के अकॉर्डिंग नहीं, बच्चे की सुविधा, कि बच्चा कहाँ पर कंफर्टेबल है, कहाँ उसकी वीकनेसेस है, बस हमें ये फाइंड आउट करना है एज ए टीचर, जहाँ उसकी वीकनेस है फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उसको टीचिंग देनी है। तो ये हमें एनवायरनमेंट बनाना है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। बात क्लियर हो गई। दूसरा कि इवैल्यूएशन प्रोसेस जो होता है वो ज्ञान का निर्माण करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है स्कूल्स में, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो इवैल्यूएटिंग इन टीचिंग क्रिएट्स ए असेसमेंट सेंटर्ड एनवायरनमेंट इन द स्कूल। कहने का मतलब है कि ना ही बच्चों को असेसमेंट की ज़रूरत होती है, यहाँ पर टीचर को भी असेसमेंट की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए भी मूल्यांकन और असेसमेंट इम्प्लीमेंट किया जाता है। शिक्षण में मूल्यांकन विद्यालय में मूल्यांकन केंद्रित पर्यावरण का निर्माण करता है। तो ये चीज़ हुई। शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन प्रक्रिया विद्यालय में समुदाय केंद्रित पर्यावरण का निर्माण करती हैं, तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों की मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ती है। अब देख लेते हैं भाई कितने प्रकार की है। भाई पद्धति मेथड्स हमने देख लिए, पद्धतियाँ देखी थी। मेथड्स में 2 प्रकार के हमारे पास मेथड थे इवैल्यूएशन के। यहाँ हमारे पास अब हमारे पास आ गया असेसमेंट, टाइप ऑफ असेसमेंट, यानी कि प्रकार। कितने प्रकार का हमारे पास आकलन होता है। मैंने अब आपको बताया था आकलन का मतलब क्या होता है, कि हम बच्चे की थ्रू आउट प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करेंगे, मेज़र करेंगे, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, असेसमेंट कहलाता है। देखो दोनों ही टर्म में हम बच्चे की प्रोग्रेस को, लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए ही हम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। इवैल्यूएशन किसके टर्म में होता है, इवैल्यूएशन होता है बेसिकली एक शॉर्ट इंटरवल में। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट होता है आकलन जो होता है वो एक लंबे समय अंतराल का एक रिकॉर्ड्स होते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखो 3 प्रकार के असेसमेंट होते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्कूल सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाई रचनात्मक मूल्यांकन। बात क्लियर हो गई। उसके बाद आता है हमारे पास पोर्टफोलियो मूल्यांकन, और तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है हमारे पास सारांश मूल्यांकन या फिर समेटिव असेसमेंट। देखो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, समझा रहा हूँ शॉर्ट में, पढ़ लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, रिवाइज कर लोगे तो वैसे तो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं FA, ठीक है। अब ये ऐसा पावरफुल टूल है मूल्यांकन करने का या आकलन करने का, जो बच्चे की परफॉर्मेंस को और समझ को इम्प्रूव करता है, विकसित करता है, किसमें, शॉर्ट टाइम पीरियड में, यानी कि छोटे समय अंतराल में बच्चे की समझ और जो उसका ज्ञान है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए जो हम असेसमेंट मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं वो कहलाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब आप कहोगे सर आप तो एक ही चीज़ पढ़ाए जा रहे हो, एग्जाम्पल दो इसका तभी समझ में आएगा। तो देखो भाई सिंपल सा एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ क्विक फीडबैक, फीडबैक की हेल्प से, कि जो आपने बच्चे को जो पढ़ाया उससे आपने क्वेश्चंस रेज किए, तब आपको पता चल जाएगी कि बच्चे की लर्निंग कितनी हुई है, ठीक है, बच्चे ने कितने ज्ञान का निर्माण अपने अंदर कर लिया है। बात क्लियर हो गई। उसके बिहेवियर में चेंजेस क्या क्या हैं, उसकी समझ कितनी विकसित हुई है जो भी अभी आपने पढ़ाया है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको पढ़ा चुका हूँ, 2 मेथड पढ़ा चुका हूँ इवैल्यूएशन के, साथ साथ में मैं आपको बता चुका हूँ इवैल्यूएशन और असेसमेंट क्या होता है। अब मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लूँ तो अब मैं आपका लेवल को चेक करूँगा कि आपने कितने लेवल पर समझ लिया है, तो वो क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, कि मैंने अभी पढ़ाया तुरंत आपको और उसके बाद आपका टेस्ट ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे आपका एसए होता है, यूनिट टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है, तो वो सब फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ और मैडम ने आपके नेक्स्ट डे क्या कर दिया, टेस्ट रख दिया कि कल हम इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे, आपको प्रिपेयर करके आना है जो पढ़ाया गया है। तो वो क्या, क्यों ले रही है टीचर टेस्ट, अब टीचर ये देखना चाह रही है कि मैंने जो पढ़ाया बच्चों ने उसमें से कितना सीखा है, और नहीं सीखा तो कहाँ कहाँ बच्चे को परेशानी आ रही है, उसका एक रिकॉर्ड बना लेगी टीचर। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोर्टफोलियो असेसमेंट। अब देखो ये असेसमेंट जो होता है ये थोड़ा सा लंबे समय अंतराल के लिए होता है, यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे होता है पोर्टफोलियो असेसमेंट। और कब होता है, ओकेजनली होता है। ओकेजनली का मतलब जैसे साल में हमारा एक बार दीपावली का त्यौहार आता है, तो क्या है उसको हम बोलते हैं ओकेजनली, कि एक साल में एक बार हो रहा है। इसी तरीके से पोर्टफोलियो असेसमेंट भी क्या होता है, एक बहुत लंबे समय अंतराल बाद, या तो एक साल में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, मतलब इससे कम नहीं होगा। तो ये क्या होता है हमारे पास, एक ओकेजनली पोर्टफोलियो असेसमेंट, यानी कि टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं बच्चों को, ठीक है, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चों की जो भी लर्निंग है या प्रोग्रेस का पता चलता है। अब ये क्या है भाई,
देखो ये कि लंबे समय अंतराल का प्रोसेस है, तो इसलिए हम फ्रिक्वेंटली इसको नहीं करा सकते। कोई भी आपने बच्चे को प्रोजेक्ट दिया है तो प्रोजेक्ट भी भाई टाइम लेता है ना, इट्स अ टाइम टेकिंग, और ये बड़े लेवल पर होता है। ऐसा नहीं है आप छोटे बच्चों के साथ में पोर्टफोलियो असेसमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो ये फॉर्मल भी होता है और ये बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है टू डेमोन्स्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब है कि ये जो पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है ये बच्चे को मौका देता है कि क्या चीज़ आपने अभी तक अपनी नॉलेज में ऐड करी है और क्या आपको अभी अपने ज्ञान में और क्या क्या चीज़ों का रीनिर्माण करना है। तो ये है भाई पोर्टफोलियो का मैथ असेसमेंट। नेक्स्ट आता है समेटिव असेसमेंट। अब देखो पहला और यो इसको हम बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन। अब योगात्मक मूल्यांकन और जो पहला था हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये दोनों ही स्कूल सिस्टम में बहुत ज़्यादा चलते हैं, बेसिकली यही चलते हैं। समेटिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी एंड टर्म में यानी कि साल भर आपने पढ़ाया बच्चे को और एंड टर्म पर आपने बच्चे की परीक्षा ले ली, तो वो क्या कहलाता है, समेटिव असेसमेंट कहलाता है। चाहे वो रिटन परीक्षा हो चाहे वो ओरल परीक्षा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है, योगात्मक आकलन कहलाता है। इससे बच्चे की क्या पता चलती है, आपको कमजोरियां पता चलती हैं, बच्चे की वीकनेसेस पता चलती हैं और स्ट्रेंथ पता चलती है। जो भी आपने कंप्लीट स्कूल का एक कैरिकुलम होगा, पाठ्य चर्चा होगी, पाठ्यक्रम होगा, उस पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस होता है, पूरा सिलेबस आपने बच्चे को पढ़ा दिया। अब उस पूरे सिलेबस में से आपने बच्चे से क्वेश्चंस पूछे जो फाइनल एंड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं, जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, समेटिव असेसमेंट कहलाता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूल्यांकन के प्रकार में पहला आता है रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये शॉर्ट टाइम इंटरवल पर होता है और इसमें क्या होता है कि भाई जैसे आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं या यूनिट टेस्ट जो होते हैं उसमें बच्चे की जो परफॉर्मेंस और वीकनेसेस पता चलती हैं, तो वो कराया जाता है, उसको हम बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। इसके बाद आता है पोर्टफोलियो असेसमेंट। भाई ये कभी कभी लिया जाता है और बहुत लंबे समय अंतराल बाद होता है, ठीक है। इसमें बच्चों को, शिक्षार्थियों के लिए फीडबैक और औपचारिक होता है, प्रतिक्रियाएं मिलती हैं और इसको प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से ये असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सारांश मूल्यांकन यानी कि समेटिव असेसमेंट। ये एंड ऑफ द सेमेस्टर या फिर एंड ऑफ द ईयर, आप कैसे भी समझ सकते हो, उसमें जो परीक्षाएं बच्चे की ली जाती हैं और उसमें जो मूल्यांकन किया जाता है वो बच्चे का कहलाता है समेटिव असेसमेंट। आई होप मैंने काफ़ी आपको टाइम दे दिया इसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो असेसमेंट में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बनता है। सीटेट हो गया, जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन हो गए, सीटेट हुआ, यूटेट हुआ, यूपीटेट हुआ, जो भी एग्जाम आप उठा के देख लो टीचिंग के लिए, ये टर्म्स जरूर पूछी जाती है। पहली टर्म आती है असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरी टर्म आती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग और तीसरी टर्म आती है असेसमेंट एज लर्निंग। इन तीनों टर्म्स में से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। हिंदी में भी मैंने दिया है। आकलन के लिए महत्वपूर्ण प्रतिमान जो होते हैं, पहला अधिगम के लिए आकलन यानी कि फॉर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और आगे आता है अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। बात क्लियर हो गई। अब इसको समझ भी लेते हैं। पहले तो इनकी मेन हेडिंग ही समझने जरूरी है। पहला आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि भाई आप जो है आकलन जो कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, जो भी अधिगम किया है उसके लिए कर रहे हैं कि अधिगम में कितनी कठिनाइयां बच्चे को आई हैं, लेकिन कब कब किया जा रहा है ये भी बहुत ज़रूरी है। किन किन कंडीशन में आप कौन कौन सा मूल्यांकन या आकलन करेंगे। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग किस चीज़ पर फोकस करता है, लर्नर्स यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं उनकी लर्निंग प्रोग्रेस पर फोकस करता है, ठीक है। और ये क्या है भाई, बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो, असेसमेंट फॉर लर्निंग एक एग्जाम्पल है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है कि भाई आपने, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, अब ये टॉपिक पढ़ा जो रहा हूँ, अब इस टॉपिक का मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ, ठीक है भाई। कि निरीक्षण किस फॉर्म में करूँगा मैं करूँगा असेसमेंट फॉर लर्निंग की फॉर्म में, यानी कि सिंपल सी भाषा में अधिगम के लिए किया गया आकलन। मेरा जो गोल है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है असेसमेंट फॉर लर्निंग करने का, कि आपने कितना सीख लिया है, वो मैं इसमें लेके आऊँगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग में लेके आऊँगा। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो किया जाता है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट टर्म आती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एक होता है के लिए और असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब कि असेसमेंट, इंग्लिश हिंदी में देख लो एक बार, का आकलन, अधिगम का आकलन। अब इस मूल्यांकन में क्या होता है, समेकित आकलन के रूप में भी जाना जाता है। समेकित यानी कि समेटिव,
समेटिव आकलन के रूप में भी जाना जाता है। यह मूल्यांकन तब होता है जब शिक्षक एक वर्ष के अंत में लक्ष्य या मानकों के सामने छात्र की उपलब्धि निर्धारण करने के लिए छात्र के अधिगम प्रमाणों का उपयोग करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने भी आपको समझाया, समेटिव जो इवैल्यूएशन होता है उसी का ही ये रूप है आकलन के फॉर्म में। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दो टर्म है, पहले इनको क्लियर कर लेते हैं। फॉर लर्निंग का मतलब होता है कि जो एक छोटा सा टॉपिक आपने समझा और उसको समझने के बाद हमने देखा एज ए टीचर कि भाई आपने कितना समझा है, तो मैंने आपका तुरंत आकलन कर लिया। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है कि भाई आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, पूरा टाइम दिया जा रहा है, हर एक टॉपिक आपके कवर किए जा रहे हैं, जिससे कि देखा जा सके आपने कितनी अचीवमेंट्स की हैं, जो भी आपके गोल्स थे, जो आपके स्टैंडर्ड्स थे, उसके हिसाब से आपको साल के अंत में आपकी परीक्षा लेकर आपका आकलन कर दिया जाएगा, तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाएगा। अब आती है बात असेसमेंट एज लर्निंग। अब देखो इसमें क्या है, आपको स्वयं अपना आकलन करना है। स्वयं से जब आकलन करते हैं आप, तो वो क्या कहलाता है, असेसमेंट एज लर्निंग। जब आप अपने लिए ही रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई सिलेबस की बात करो यूटेट की या सी टेट के सिलेबस की बात करते हैं, सीडीपी की, तो आपने देखा सीडीपी में मैंने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है भाई, 5 टॉपिक तो आपने कंप्लीट कर लिए और रिमेनिंग अभी आपके 5 टॉपिक रहते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना आकलन कर रहे हो कि भाई मेरे 5 टॉपिक तो मेरे कवर अप हैं, 5 अभी रिमेनिंग हैं, 5 मुझे नहीं आते हैं, 5 मुझे आते हैं, तो इतना मेरा अभी क्या हो गया, स्टडी हो गई। तो ये क्या होगा, आप अपने आप ही अपने लेवल का, अपनी नॉलेज बिल्ड करने के लिए क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। तो भैया ये कहलाएगा आपका असेसमेंट एज लर्निंग। बात क्लियर हो गई। अधिगम के लिए आकलन यानी कि आपने कितना सीख लिया है एक शॉर्ट टाइम पीरियड में। दूसरा, अधिगम का आकलन, पूरा सेमेस्टर के बाद या ईयर के बाद आपने कितने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, क्या क्या सीखा, तो अधिगम का आकलन हो गया वो। का मतलब, ऑफ का मतलब होता है बाद में, फॉर का मतलब होता है अभी अभी तुरंत, और एज का मतलब होता है कि कितना आप अपने आप स्वयं अपने आप का अपना निरीक्षण कर रहे हैं कि आपको कितना आता है अभी तक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो कहलाता है अधिगम के रूप में आकलन, यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग। आई होप क्लियर हो गए होंगे। एक बार रिवाइज करा देता हूँ आज हम मैंने क्या क्या पढ़ाया। पहले हमने कवर अप किया इवैल्यूएशन क्या होता है, यानी कि मूल्यांकन क्या है। दूसरा, आकलन क्या है, यानी कि असेसमेंट क्या है। दोनों ही बहुत क्लोज टर्म है, इसको ध्यान से समझना। भाई ये क्वालिटेटिव टर्म में, क्वांटिटेटिव टर्म में रहती है और ये क्वालिटेटिव टर्म में रहती है, यानी कि इसमें हम नंबर्स का खेल खेलते हैं, इसमें हम क्वालिटी का खेल खेलते हैं कि यानी हमें परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए इसमें, बस बेसिकली यही डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने देखे कि क्या ज़रूरत है, नीड ऑफ इवैल्यूएशन हमने देख ली, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, मेथड्स देख लिए इवैल्यूएशन के, 2 प्रकार होते हैं, क्राइटेरिया बेस्ड और नॉर्म बेस्ड, ठीक है भाई। इसके बाद हमने देखे टाइप्स कितने होते हैं। भाई टाइप्स होते हैं हमारे पास 3, पहला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा पोर्टफोलियो और तीसरा समेटिव। और उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट में, जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका एग्जांपल हो गया जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समेटिव असेसमेंट, और असेसमेंट एज लर्निंग, जिसमें आप बच्चा अपने आप ही स्वयं रिफ्लेक्ट करता है। तो ये था भाई आज का हमारा वीडियो लेक्चर। जितने भी हमारे सीडीपी में जो ये टॉपिक पूछा जाता है सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो समझ में आ गई हो तो, वीडियो का टॉपिक क्लियर हो गया हो तो ज़रूर कमेंट करना, पसंद आ गई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छा कंटेंट लाएंगे आप लोगों के लिए जिससे आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ।